हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो यूनिट नंबर 3 का लेसन नंबर 3 है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे और इस पूरे के पूरे लेसन को आज ही ख़त्म करेंगे और बहुत ईजीएस्ट वे में पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप डेफिनेटली इस वीडियो में पढ़ के समझ के अपने एग्जाम्स के अंदर जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आने वाले वो आराम से कर सके। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो इसका प्लेलिस्ट अपलोडेड है, वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और बाकी के जो चैप्टर्स आपने नहीं देखे वो भी जाके देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, राइट। कि कैपिटल स्ट्रक्चर किस बारे में बात करता है। तो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द प्रपोर्शनेट अमाउंट दैट मेक अप capitalization, and the capital structure decision can influence the value of the firm through the cost of capital and trading on equity or leverage। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ लिया हम लोगों ने कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरीज हमें प्रोवाइड करी गई है वो हम समझने वाले हैं। लेकिन बेसिकली हमने देखा कि जो भी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि इक्विटी है, डेट है, प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर्स है, मतलब कौन कौन से सोर्सेज से जो टोटल कैपिटल जो हम फ्रेम करने वाले हैं उनका कितना कितना प्रपोर्शन रहने वाला है। मतलब इक्विटी कितनी होने वाली है, अगर इक्विटी बढ़ाएंगे तो डेट कम करना है, डेट कम कर दिया तो इक्विटी बढ़ाना है, तो किस किस तरीके से क्या क्या कितना कितना परसेंट से कितना कितना प्रपोर्शन रहने वाला है, और टोटल मिला के हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार होता है। और कौन क्या चीज़ ज़्यादा रहेगी और उससे हमारे जो फर्म की वैल्यू है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, है ना। फर्म की वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से। तो कैपिटल स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, लॉन्ग टर्म लोन्स है, डिबेंचर है, रिटेन अर्निंग है, ये सारी चीज़ें होती है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है, ठीक है। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है, बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि इफ़ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द फिक्स कॉस्ट ऑफ फंड, द कंपनी शुड प्रेफर टू रेज फंड हैविंग अ फिक्स कॉस्ट सच एज डिबेंचर, लोन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इट विल इंक्रीज अर्निंग पर शेयर एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, दस द कंपनी शुड मैक्सिमम पॉसिबल यूज ऑफ लेवरेज। बेसिकली ये जो लेवरेज वर्ड यूज़ हो रहा है बार बार, आपने पढ़ा भी होगा, पहले भी चीज़ें पढ़ी है लेवरेज के बारे में। तो लेवरेज बेसिकली प्रपोर्शन ऑफ डेट ही होता है, ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट हमारा अगर बढ़ जाता है तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो डिक्रीज कर जाती है और फर्म की वैल्यू ऑटोमेटिकली रेज कर जाती है, मतलब बढ़ जाती है। तो हमने ये देखा कि इन्वेस्टमेंट जो बेसिकली रिटर्न है, आप ये सोचो कि आप जो कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोन लेती है, ठीक है, तो लोन लेती है तो उसको इतना पता है, जैसे डिबेंचर इशू करती है कोई भी कंपनी, तो उसे पता है कि हमें जो इंटरेस्ट है वो पे करना ही करना है, यानी कि 10% करना है या 12% करना है या 15% करना है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो वो इतना इतना जो है वो डिविडेंड जो है, सॉरी इंटरेस्ट जो है वो पे कर रही है। ऐसे ही हमारे शेयर्स में होता है कि हमें डिविडेंड पे करना है, इतना तो करना ही है। तो हमने पिछले चैप्टर में ये सारी चीज़ें सीख ली हैं ऑलरेडी कि कितना कंपनी को कमाना ही है, इतना तो वो लेके रेशो चलती हैं कि उनको अगर इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना है तो उससे ज़्यादा का ही रेशो लेके चलना पड़ता है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए ही बैठी है, ठीक है ना। तो व्हेन डेट इज यूज्ड एज सच एज फाइनेंस द फर्म सेव अ कंसिडरेबल अमाउंट इज पेमेंट ऑफ टैक्स है। फिर टैक्स भी देखना पड़ता है ना, अगर हम लोग अपने खर्चे वगैरह बढ़ा देते हैं, ठीक है, और हम अपना जो कहीं ना कहीं डेट का रेशो बढ़ा देते हैं, तो हम लोगों का कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को आती है कि हम लोगों को जो टैक्सेस हैं वो उस हिसाब से कैलकुलेट किए जाते हैं ना, उस हिसाब से उसका इम्पैक्ट पड़ता है। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है शुड भी फ्लेक्सिबल होता है। हाई रिस्क इन यूजिंग फर्दर डेट कैपिटल। हम देखते हैं कि अगर हम खुद की कोई कंपनी ऐसी नहीं है कि जो जो छोटे मोटे लेवल पे काम करते हैं वो तो अपना खुद का पैसा लगा लेती है, उनके पास इक्विटी कैपिटल बड़ा होता है। बट जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उन लोगों को कंपनीज़ को कहीं ना कहीं बाहर से कर्जा लेना पड़ता है, डिबेंचर इशू कर दिए, शेयर है, बॉन्ड है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है ताकि वो अपनी जो कैपिटल है उसको बढ़ा सके और ये सारी चीज़ें कर सके। एंड कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट ऑफ एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर है, जैसे मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, रिस्क हो गया, रिस्क को कम करना, रिटर्न जो है वो मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, कंट्रोल प्रिजर्वेशन हो। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। और इंपॉर्टेंस क्या कैपिटल स्ट्रक्चर की, फाइनेंशियल लिवरेज, जैसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है ना, यूज़ कर सकते हैं हम लोग दोनों का मिक्सअप, यानी कि डेट और इक्विटी कैपिटल इज फाइनेंसिंग द फर्म एसेट, यानी फर्म की एसेट जब भी बन जाती है जब हम लोग बेसिकली दोनों का इसके अंदर योगदान देखते हैं। एक से बात नहीं बनती है, क्योंकि इतने सारे पैसे कहाँ ही बनते हैं। जैसे 100 करोड़ है तो 100 करोड़ में हमारा डेट का रेशो अगर 20% है तो 80% हमारा या फिर हम कह सकते हैं कि इक्विटी जो है हमारा वो 20% का रेशो रखती है और डेट हमारा 80% रखते हैं। तो मतलब रेशो टू रेशो डिपेंड करता है हम लोगों का। और ये कुछ इलस्ट्रेशन है जो हमारे को सामने दी गई है। ABC कंपनी है, हैज़ करेंट
currently an all equity share, capital structure costing consisting of 15,000 equity share of rupees 100 each. Management is planning to raise another rupees 25 lakh to finance a major program on expansion and considering 3 alternative method of financing है. यानी पहले वाले में इशू करा 25,000 इक्विटी शेयर 100 के हिसाब से, फिर इशू किया 25,000 8% डिबेंचर ऑन 100 ईच, फिर इशू किया 25,000 8% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच. तो इस तरीके के तो क्वेश्चन है, जैसे ईबीटी ईबीआईटी आपको पता ही, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, पहले भी आपने निकालनी सीखी हुई हैं, बट स्टिल ईबीआईटी है मतलब पहले आप लोगों का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, यानी कि जो भी आपकी अर्निंग हुई है बिना टैक्स पे किए वो सब यहाँ पे ले लिया, फिर आपने उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, फिर बट बिफोर टैक्स आ गया, फिर उसमें से टैक्स 50% है तो वो हटा दिया, फिर आफ्टर टैक्स हमारी अर्निंग पता लग जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी 12th में करनी सीखी थी, है ना. तो प्रेफरेंस शेयर उसमें से माइनस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको नील छोड़ देंगे. अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स है, फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को लेते हैं, फिर अर्निंग पर शेयर निकल जाता है, मतलब एक शेयर के हिसाब से अर्निंग कितनी आई है ना. तो ये भी निकालना हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं. मतलब पहले हम लोगों ने शेयर कैपिटल डिबेंचर बॉन्ड ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, कितने टाइप के होते हैं, है ना. लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं कि कंपनी अगर सच में इशू कर रही है ये सारी चीज़ें, तो उसको भी तो कहीं ना कहीं देखना होता है ना, कि कितना डेट बढ़ाना है, कितनी रिटेन अर्निंग है, कितने डिबेंचर्स हैं, कितना इशू करना है, कितना डिविडेंड पे करना है, कितना बेनिफिट होगा, रेशो क्या रहने वाला है, कंपनी अपनी कैपिटल ज़्यादा यूज़ करने वाली है या फिर बाहर से जो बोरो फंड ज़्यादा यूज़ करने वाली है. तो ये सारी चीज़ें हैं और उसके ऊपर थ्योरीज बनाई गई हैं, जो कि थ्योरीज पे काम करेंगे. थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर है, जैसे कि जिसमें 4 हमें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें पढ़नी है, जो कि दुरांत और इजरा सोलोमन और इन सब ने प्रोवाइड करी है और इन्होंने इनके बारे में बात करी है. तो ये 4 हैं. नेट इनकम अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, द ट्रेडिशनल अप्रोच है, एंड लास्ट वन इज मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच है. ठीक है, तो इसकी कुछ अजम्पशंस वगैरह भी हम लोग देखेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि ये किसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ बताया गया है, assumptions हैं फॉर क्लियरिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द कॉस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म. यानी कि कुछ assumptions ली गई हैं और हम लोग इकोनॉमिक्स में भी जैसे assumptions पढ़ते थे, तो जैसे ही हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ assumptions पढ़ रहे हैं जो कि इन्होंने हमें बताई हैं कि ये चीज़ें आपको एज्यूम करके चलनी होंगी. सबसे पहला तो ये है, द फर्म यूजेज ओनली 2 सोर्सेज ऑफ फंड्स, यानी कि जो हमारी फर्म है वो 2 तरीके का सोर्स ही फंड जो है वो यूज़ करती है, एक तो डेट या फिर इक्विटी, है ना. एंड सेकंड वन इज द फर्म टोटल एसेट आर गिवन इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन टू डू नॉट चेंज, है ना. हम जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसके बाद एक बार लेने के बाद चेंज नहीं हो सकता. जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, एक बार ले लिया आपने, कोई बिल्डिंग परचेज कर लिया आपने, इसमें इतना पैसा लगा दिया, उसके बाद आपको क्या लगता है कि वो चीज़ें चेंज हो सकती है? डेफिनेटली नहीं. द फर्म टोटल फाइनेंसिंग रिमेन अनचेंज, और तभी हम कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजर जो डिसीजन लेता है उसको सोच समझ के हर एक चीज़ की नॉलेज होने के बाद ही वो देखता है कि रेशियो कितनी बनानी है, कितना कितना लेना है. ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजर के डिसीजन के अकॉर्डिंग ही करी जाती है. And the firm total financing remain unchanged but degree of leverage can be changed for replacing debt for equity or equity for debt. मतलब इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है, मतलब डेट का रेशो अगर बढ़ा दे तो इक्विटी कम, इक्विटी बढ़ा दे तो डेट कम. एंड द फर्म डिविडेंड पे आउट रेशो इज 100%, डज नॉट ऑल रिटेन द अर्निंग. EBIT इज नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो. हाँ, बिजनेस रिस्क ऑफ द फर्म इज कांस्टेंट, यानी बिजनेस का रिस्क हम ये मान के चलेंगे कांस्टेंट रहेगा. एज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल रिस्क. रिस्क तो रहेगा. और अगर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें असम्पशन हम आगे भी ये भी पढ़ेंगे कि क्या होता है कि जब किसी कंपनी में हम कभी भी लाइक हम शेयर्स खरीद रहे हैं या फिर डिबेंचर में पैसा लगा रहे हैं, कहीं भी लगा रहे हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी में लगाते हैं, उसकी काफ़ी सारी चीज़ें नोट करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हम लोग डेटा एनालाइज करते हैं, तभी हम लोग पैसा लगाना पसंद करते हैं. और उसमें बहुत सारी चीज़ें ये भी देखते हैं कि डेट का रेशो कितना है, इक्विटी कितना है, अगर डेट का ज़्यादा है तो कंपनी हमें पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, है ना, कहीं हमारा पैसा फंस ना जाए. तो बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं इन्वेस्टमेंट, ये सारे पॉइंट्स रहेंगे. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हमारी जो कैपिटल स्ट्रक्चर का होता है, एक तो होता है रिलेवेंट, एक होता है नॉन रिलेवेंट, यानी कि इरेलीवेंट होता है. ठीक है, तो रिलेवेंट में आपको हमेशा याद रखना है कि रिलेवेंट जो होता है बेसिकली वो हमारी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो हमारी फर्म को जो है फर्म की वैल्यू पे इफेक्ट डालता है, और इरेलीवेंट जो होता है वो नहीं डालता है. राइट, तो हमने जो 4 ऊपर यहाँ पे देखी है, मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ. जो NI है यानी नेट इनकम अप्रोच है, तो इसके अंदर कौन कौन सी थे? एक नेट इनकम अप्रोच आती है हमारी रिलेवेंट के अंदर, दूसरी आती है ट्रेडिशनल, यानी फर्स्ट है और थर्ड आती है, जबकि सेकंड और फोर्थ किस में आती है? रिलेवेंट में आती है, जो कि हमारी फर्म ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट नहीं करती है कैपिटल स्ट्रक्चर. राइट, तो ये हम देखेंगे, इसके असम्पशंस पढ़ेंगे और ये चैप्टर यहीं समाप्त कर देंगे. ठीक है, तो नेट इनकम अप्रोच यानी NI अप्रोच से हम इसको जानते हैं बेसिकली.
एनआई अप्रोच हमें क्या समझाने की कोशिश करता है वो हम समझेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द फर्म कैन मिनिमाइज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इंक्रीज ऑफ द फर्म ऑफ द वैल्यू एज वेल एज द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर बाय यूजिंग डेट फाइनेंसिंग टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंड। तो हमें ये समझना है इस अजम्पशन के अंदर, सबसे पहला द कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देयर इज नो टैक्सेस, कोई टैक्सेस नहीं है। रिस्क परसेप्शन जो होगा इन्वेस्टर्स का इज नॉट चेंज बाय द यूज ऑफ डेट, यानी कि कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला इसके ऊपर कि हम अगर हमारा डेट का रेशो ज़्यादा है तो जितने भी इन्वेस्टर हैं वो डरेंगे नहीं, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, वो कॉन्फिडेंट रहेंगे। और बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, हमें ये समझाया गया है कि जो सबसे पहले तो नेट इनकम अप्रोच जो दुरान ने प्रेजेंट की है, इसमें ये बताया गया कि डेट का रेशो बढ़ा दो, डेट का रेशो बढ़ाने से लोन बढ़ जाएगा। जैसे ही फंडिंग हमारी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, हमारी ओवरऑल जो कैपिटल है, कॉस्टिंग है, वो कम हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा और फर्म की वैल्यू ऑटोमेटिकली रेस कर जाएगी। इस पूरे के अंदर ये चीज़ें बताई गई और ये ग्राफ की मदद से यहाँ पे समझाया गया। लेवरेज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया, क्योंकि आप सिंपल सी चीज़ है, प्रॉफिट अगर हमें बढ़ाना होता है तो हम प्रॉफिट अगर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे, अपने खर्चे कम कर दो, खर्चे कम, कॉस्टिंग कम, और तो प्रॉफिट हमें ज़्यादा दिखने लगेगा, राइट। तो उसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में इलस्ट्रेशंस दी गई हैं। जैसे कैलकुलेशन ऑफ द फर्म ऑफ द वैल्यू निकालना हो तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ले लिया पहले, फिर मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स आ गया, राइट, वैल्यू ऑफ द फर्म, है ना। तो दोनों को हमने देखा, एक आ रहा है 640 आ रहा है, दोनों को मिला दिया, मतलब इक्विटी डिवेंचर दोनों को मिला के वैल्यू ऑफ द फर्म आया। जैसी अर्निंग हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल K0 से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, अर्निंग अपॉन वैल्यू ऑफ द फर्म इनटू EBIT अपॉन में V, ठीक है। तो इस तरीके से है, फिर मतलब 80,000 अपॉन 8,40,000 इंटू 100 कर दिया, 9.52% आ गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन से फॉर्मूले अगर सामने है तो डेफिनेटली हो जाएगा। फिर आता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच होता है, ठीक है। ये हमें क्या समझाने की कोशिश करता है वो हम एक बार थोड़े समझना चाहेंगे। ये जो थ्योरी है फिर से किसने सजेस्ट करी है, दौरान ने करी है। और बेसिकली जो नेट ऑपरेटिंग है हमारा, बेसिकली नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है हमारी, वो कहीं ना कहीं किसके बारे में बात करती है, अपोजिट है। किसका अपोजिट है, NI का है, अपोजिट है, जो हमने अभी पढ़ा। तो इसमें बताया गया दिस थ्योरी हैज सजेस्टेड दौरान इन अनदर एक्सट्रीम ऑफ द इफेक्ट ऑफ द लेवरेज ऑफ द फर्म। इट इज मतलब इसमें ये समझा रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी डज नॉट इफेक्ट द मार्केट वैल्यू। उसमें ये बताया गया था कि भाई हमारी जो कंपनी की, जो फर्म की जो वैल्यू है उस पर इम्पैक्ट डालेगा कैपिटल स्ट्रक्चर, जबकि इसमें ये बताया गया कि कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी पे मतलब कोई भी मार्केट वैल्यू पे इम्पैक्ट नहीं डालने वाला, ठीक है। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल से समझाया गया, डेट इक्विटी मिक्स 50-50 रेशो है, फिर एक हो गया 20:80 का रेशो है। देयर इज नथिंग एज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, एवरी कैपिटल स्ट्रक्चर इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। थ्योरी प्रस्यूम द मार्केट कैपिटलाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म एज अ होल, है ना। तो मतलब वो कुछ इम्पैक्ट नहीं डालने वाला। इसमें बेसिकली कहीं ना कहीं यही बताया गया है कि इसमें रिस्क कम है, कॉन्फिडेंस जो लेवल्स होते हैं इन्वेस्टर्स के, वो मैंने आपको अभी समझा दिया था कि क्या क्या इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं NOI हम इसको बोलेंगे। और इसमें क्या होता है, नॉट इफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ डेट, है ना। नो इफेक्ट ऑफ द फर्म कह सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी शेयर प्राइजेस भी चेंज नहीं होंगे। और हमारा बेसिकली इसके अंदर ये देखा जाता है कि आप कमा कितना रहे हैं, आपका प्रॉफिट कितना है, उस पर डिपेंड करेगा, ना कि हम ये देखेंगे डेट या फिर इक्विटी से इम्पैक्ट आएगा हमारी फॉर्म ऑफ द वैल्यू पे, राइट। तो ये समझाया गया है। तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट है और इसकी इलस्ट्रेशन यहाँ दी गई है, फॉर्मूले वही हैं। अगर क्वेश्चन आता तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे अगर फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है तो। नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल अप्रोच, राइट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है वो हम एक बार अच्छे से समझना चाहेंगे। ट्रेडिशनल है बेसिकली मिक्सअप है, यानी मिक्सिंग है किसका, NI और NOI का, यानी कि नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम का मिक्स कर दो तो ट्रेडिशनल अप्रोच बनती है, जो कि हमें किसने प्रोवाइड करी है, कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द एक्सट्रीम ऑफ द नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम। वही बात मैंने आपको बता दी है, जो कि इजेता सोलोमन ने और फ्रेड वेस्टन ने इसको बताया है, और ग्राफ भी नीचे बने हुए हैं। और इसमें बस ये बताया गया है कि जैसे मान लो 100 करोड़ का यहाँ पर हम लोग लेते हैं तो डेट का प्रोपोर्शन कुछ हद तक रहना ही चाहिए। मतलब अगर हमने 30% प्रोपोर्शन लिया है टोटल कैपिटल का तो 30 तक ही रहेगा। अगर 30 से ज़्यादा लेवरेज अगर हम बढ़ा देते तो फर्म की वैल्यू डिक्रीज कर सकती है। तो ये हमें किसने बताया, ट्रेडिशनल अप्रोच ने बताया है। और इसकी अजम्पशंस में बताया गया कि दो सोर्सेज फिर से वही सेम रहेंगे, डेट और, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके यहाँ पे लिखे हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये कुछ क्वेश्चंस भी थे और ये ग्राफ वगैरह भी दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो होंगे वो रैशनल होंगे, सोच समझ के ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इंटरेस्ट रेट और डेट रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगा। और 2 सोर्सेज हैं फिर से हमारे इसके अंदर, और ये ग्राफ आप देख सकते हैं, बनाना चाहें तो आप बेसिकली बना सकते हैं, राइट। तो ये इलस्ट्रेशंस दी गई हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट पे आते हैं तो मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच है, जो इसको हम MM
अप्रोच भी कहेंगे यानी शॉर्ट में। और बेसिकली इसमें क्या बताया गया है, तो इसके अंदर यही बताया है कि ये हमारी फर्म मतलब जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है फर्म की वैल्यू पे इम्पैक्ट नहीं डालता है, क्योंकि परफेक्ट कैपिटल मार्केट पूरे इसमें मेन यही बताया गया कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट रहेगी। इसके अंदर कोई रिलेशन नहीं रहेगा फर्म के साथ। इक्विटी और डेट जो है बेसिकली इनके चेंज होने से कोई इम्पैक्ट नहीं आता, यानी नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। डिविडेंड पे आउट रेशियो इसका 100% रहने वाला है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करूँ नॉन रिटेन अर्निंग रहेगी। इन्वेस्टर एक्ट रैशनली, फिर से सोच समझ के यहाँ पे अर्निंग्स रहने वाली है। देखो यहाँ लिखा गया है देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स, देयर इज अ परफेक्ट मार्केट, इन्वेस्टर एक्ट रैशनली, वो एक्ट रैशनली करेंगे। एंड द कट ऑफ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ फर्म इज द कैपिटलाइजेशन रेट, राइट। एंड द ऑल द अर्निंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर, और जितनी भी अर्निंग है वो डिस्ट्रीब्यूट करी जाएंगी शेयर होल्डर्स के बीच में। एंड द कॉर्पोरेट टैक्स आर अज्यूम्ड टू बी एग्जिस्ट, ये तो बस क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बताया गया है ऐसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि अगर आपको टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है तो वही फिर से वही वाला फॉर्मूला है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिवाइड दे देना है, तो डेफिनेटली आपका ये निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी की पूरी थ्योरीज यहाँ पे बता दी हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए बस 1-2 फॉर्मुलेज हैं वो आपको समझ लिए, मतलब बता दिया है मैंने किस तरीके से बस फॉर्मूला पुट करना है और डेफिनेटली आ जाएगा। तो लेसन नंबर 3 हमारा यहीं खत्म होता है। मिलते हैं